नमस्कार। आओ पढ़े यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कक्षा 9 की संधि पढ़ रहे थे। संधि पढ़ने से पहले हमें वर्णों का ज्ञान आवश्यक था, इसलिए इससे पहले हमने 2 क्लासें वर्णों की ली हैं। आशा है आप लोगों ने उन्हें देखा होगा, जो आपको काफी सहायक सिद्ध हुई होंगी। अब पुनः हम संधि पर आते हैं। जैसा कि हमें पता है, संधि धातु में सम उपसर्ग और की प्रत्यय से मिलकर बना है। संधि पढ़ने से पहले हमें प्रत्याहारों के बारे में जानना आवश्यक था, और प्रत्याहार महेश्वर सूत्रों पर बने होते हैं, इसीलिए हमने इन्हें पहले से यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, ताकि हम आपको प्रत्याहार के बारे में 2 शब्द बता सकें। क्योंकि अभी जब हम संधियों के सूत्रों का विश्लेषण करेंगे, तब वहां पर प्रत्याहार आएंगे। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार इन्हीं महेश्वर सूत्रों पर बने होते हैं। महेश्वर सूत्र जो शंकर जी के डमरू से निकले और महर्षि पाणिनि द्वारा लिखे गए हैं। महर्षि पाणिनि ने इन्हीं महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों की रचना की। प्रत्याहार 2 वर्णों के होते हैं। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि पहला प्रत्याहार है अच। यदि हमें इनके बारे में जानना है कि आखिर प्रत्याहार क्या है, इनके अंतर्गत वर्ण क्या होते हैं, कैसे आते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि प्रत्याहार संपूर्ण 42 प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब इन 2 वर्णों के द्वारा बने हुए प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यदि वर्णों को हमें समझना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले अपने प्रत्याहार के पहले वर्ण को इन महेश्वर सूत्र में ढूंढना होगा। जैसे कि अच प्रत्याहार था। अच प्रत्याहार का पहला वर्ण आ है। जब हम इसको महेश्वर सूत्र में ढूंढेंगे, तो ये हमें प्रथम महेश्वर सूत्र का पहला वर्ण हमारा आ है। इसके पश्चात हम प्रत्याहार के दूसरे वर्ण को देखेंगे। दूसरा वर्ण हमारा च है। जब इसे हम महेश्वर सूत्र में ढूंढेंगे, तो ये हमें चौथे महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण के रूप में प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यह देखना है कि इन दोनों वर्णों के बीच में कौन कौन से वर्ण हमें प्राप्त हुए। तो हमने देखा आ, ई, उ, अ, री, री, का, ए, ओ, अंगा, आए, औ और चा, इतने वर्ण मिलते हैं। लेकिन यहां पर एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि जितने भी महेश्वर सूत्र हैं, इन सभी महेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, ये इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को महेश्वर सूत्र के वर्णों की गणना करते समय इनकी गणना नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से जब हम इन वर्णों की गणना नहीं करेंगे, तो ये कट जाएगा। इसकी गणना नहीं होगी, इसकी गणना नहीं होगी, इसकी गणना नहीं होगी। तो अब हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए और औ। ये इतने वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कहलाते हैं। अब यहां पर हमने अच की ही बात क्यों करी? क्योंकि जब हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जितने मुख्य वर्ण हैं स्वर के, वो सारे के सारे यही है। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए, औ, यही मुख्य 9 वर्ण स्वर है, और इसीलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। तो स्वर को अच क्यों कहा जाता है? स्वर को अच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे के सारे मुख्य स्वर वर्ण आ जाते हैं।
इसी प्रकार एक दूसरा है हल। हल प्रत्याहार है, उसको यदि हम देखेंगे तो उसके अंतर्गत आने वाले वर्ण इसी प्रकार प्रत्येक ईदसंज्ञक वर्णों को छोड़ करके जब हम गणना करेंगे तो क्या मिलेगा, हा से लेकर के ला तक इतने में सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हाँ, इसमें हा की पुनरावृत्ति होती है और उसका कारण है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, विस्तार से चर्चा हम उसके बारे में नहीं कर सकते हैं। यदि अवसर मिला तो फिर कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये 2 बार है, इतना समझ लीजिए। इसकी गणना सिर्फ एक बार होगी और इस प्रकार से ये 33 वर्ण मिलते हैं और ये वही 33 वर्ण होते हैं जिन्हें हमने व्यंजन में पढ़ लिया है। इसीलिए व्यंजन को हल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अब इसके पश्चात अब हम संधि पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने हमारा जो उद्देश्य था यहां पर महेश्वर सूत्र को लिखने का, वो हमने बता दिया आप लोगों को। अब जब संधि की बात आती है तो जैसा कि हमने पढ़ा था, 2 वर्णों के मेल से जो विकार आता है, वर्ण क्या है, वर्ण हम समझ चुके हैं, लेकिन अभी ये परिभाषा कुछ अधूरी है। अधूरी ये है कि वर्ण, तो जैसे कि हम समझ गए, एक ये वर्ण है ना, एक ये वर्ण है, अगर इनका मेल हो जाए तो ये बनते हैं ये, तो क्या यहां पर संधि हो गई? यहां पर अभी संधि नहीं, इसलिए ये अभी परिभाषा अधूरी है। फिर पूरी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है, हो सकती है कि देखिए वर्ण तो है ये, लेकिन रैंडमली ऐसे किसी भी वर्ण के जुड़ने से संधि नहीं होती। तो फिर संधि कहां होती है? संधि होती है जब कोई 2 सार्थक शब्द, जब कोई 2 सार्थक शब्द मिलते हैं तो उनके पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये जब मिलते हैं उनमें जो परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं। जैसा कि एक शब्द हमें अक्सर मिलता है, हर जगह मिलता है, हिम और आलय। यहां पर एक शब्द हिम है जो कि सार्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, हिम अर्थात बर्फ। दूसरा शब्द है आलय, ये भी एक सार्थक शब्द है जिसका मतलब घर होता है। ये जब 2 सार्थक शब्द मिलते हैं तो जो पहला है, पहला शब्द, इसका अंतिम वर्ण, तो जब हम वर्ण विच्छेद हमने जाना था, तो यदि वर्ण विच्छेद के हिसाब से हम देखेंगे तो हिम जो है वो बना है ऐसे, हा रस ई मा और रस आ से, तथा जो आलय शब्द है वो बना है दीर्घ आ ला रस आ या रस आ, इतने वर्णों से मिलकर के बना है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम ये देख रहे हैं कि अब इस समूह का अंतिम वर्ण क्या है और इस समूह का प्रथम वर्ण क्या है। तो हमने क्या पाया, जो पहले शब्द आया था उसका अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है, और जबकि जो दूसरा समूह था उसका प्रथम वर्ण दीर्घ आ है। जब यही मिलते हैं तो इनमें विकार आता है, और जैसा कि हमने बताया था स्वर 2 प्रकार से मिलते हैं। एक तो स्वर का वास्तविक रूप होता है जो यहां पर आपको दिख रहा है, स्वर दूसरा रूप, स्वर का एक दूसरा रूप भी होता है मात्रिक रूप। तो जब कभी भी कोई स्वर यदि किसी व्यंजन के बाद आता है तो वो उसकी सहायता अवश्य करता है, क्योंकि व्यंजन आप जानते हैं बगैर सहायता के वो अधूरे होते हैं, आधे होते। इसलिए स्वर की ये विशेषता है कि कभी भी यदि व्यंजन के बाद आया है तो उसकी सहायता अवश्य करेगा, लेकिन जब वो सहायता करता है, जैसे आप लोग हैं, यदि किसी की मदद करने जा रहे हैं और वो आपके गंदे होने की संभावना है
तो आप अपने कपड़े उतार देते हैं, थोड़ा ऐसे कपड़े पहनते हैं जो गंदे हो जाए तब भी ज्यादा फर्क आपको ना पड़े। इसी प्रकार से जब स्वर सहायता तो अवश्य करता है, किंतु जब ये सहायता करता है तब वास्तविक रूप में नहीं करता, अपना रूप बदल करता है सहायता। और इनका जो दूसरा रूप होता है वो रूप होता है मात्रिक रूप में होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, मात्राएं हमने बताया ही है। तो इस प्रकार से जब ये दोनों मिलेंगे तो ये इनमें परिवर्तन आ जाता है, ये हो जाते हैं। अब यहां पर हमने देखा ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आया तो इसने इसकी सहायता मात्रिक रूप में की इस प्रकार। इसके बाद व्यंजन वर्ण आया, लेकिन इसके बाद जो स्वर आया तो ये भी इसकी सहायता करेगा, लेकिन कैसे? मात्रिक रूप में। इसके बाद फिर व्यंजन वर्ण आया है, उसके बाद फिर स्वर आया है तो इसने सहायता करी, इसका हलंत हट गया। फिर व्यंजन वर्ण आया, व्यंजन के पश्चात स्वर आया, उसने भी सहायता करी। तो इस प्रकार से हमारा शब्द मिल गया हिमालय। अब यहाँ पर जो परिवर्तन आया है इसी परिवर्तन को संधि कहा जाता है। तथा एक बात हमें और आवश्यक है, उसे समझ लेनी होगी। जो यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण था, इसको परवर्ण कहा जाता है, इसे परवर्ण कहा जाता है। तथा जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण था ये पूर्ववर्ण कहलाता है। जब भी हम संधि पढ़ेंगे, संधि की पहचान करेंगे, कहां पर कौन सी संधि है, तो परवर्ण और पूर्ववर्ण को देख करके ही हम इसकी पहचान कर सकते हैं, या पहचान की जाती है। ठीक है। अब यहां पर एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जब कक्षा 9 में हम पढ़ते हैं संधि को, तो यहां पर हिंदी भाषा में, हिंदी विषय में दो संधियां ही हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक तो हमें दो सार्थक शब्दों में हमारा काम चल जाएगा, किंतु जब इसके अतिरिक्त हम अन्य संधियों को पढ़ेंगे, जैसे स्वर संधियों में ही मुख्य 5 भेद होते हैं, उनके अतिरिक्त 3 और होते हैं। जब उनकी बात करेंगे तो वहां पर आपको सार्थक शब्द नहीं मिलेंगे। जैसे भवनम, भवनम का यदि संधि विच्छेद किया जाएगा तो इसका होता है भोधन अनम। अब ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। जब ये सार्थक शब्द नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हमारी ये परिभाषा फिर गलत सिद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए क्या समझना हमें जरूरी है, हमें यह समझना जरूरी है कि अब हमारी संधि की परिभाषा क्या बन रही है। संधि की परिभाषा ये बन रही है कि जब किन्हीं दो सार्थक शब्दों, धातु, प्रत्यय अथवा उपसर्ग के मिलते हैं तो इनमें प्रथम शब्द धातु या उपसर्ग का अंतिम वर्ण तथा दूसरे का प्रथम वर्ण मिल करके जो परिवर्तन करता है संधि कहलाता है। तो संधि की परिभाषा समझ गए। आशा है इसके पश्चात आपको संधि जितने भी पढ़ेंगे आपकी ये जो परिभाषा है ये गलत नहीं सिद्ध होगी। अब इसके पश्चात हम आगे देखेंगे संधियों के भेद। तो जो संधि के भेद हैं, ये संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब ये स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है
तथा विसर्ग संधि क्या है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इसके लिए हमें क्या देखना होगा, क्या देखना होगा, परवर्ण तथा पूर्ववर्ण, परवर्ण तथा पूर्ववर्ण। ये कैसे देखेंगे, तो हम जब पहले स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में परवर्ण भी स्वर ही होता है तथा पूर्ववर्ण भी स्वर ही होता है, अर्थात अच ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब परवर्ण तथा पूर्ववर्ण ये दोनों स्वर ही हो वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे कि अभी हमने जो इसे ऊपर देखा था, हिम धन आलय, इसमें स्वर संधि ही थी, क्योंकि यहां पर स्वर है, यहां पर भी स्वर है, इसलिए यहां पर स्वर संधि। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि में परवर्ण या तो व्यंजन होगा जिसको हम हल के नाम से जानते हैं, और हल के पश्चात हल ही होगा, अथवा हल होगा, हल के पश्चात अच होगा, अथवा तीसरी कंडीशन, इसमें 3 कंडीशनें हैं, क्या, अच और हल। क्या देखा हम लोगों ने, देखिए जो व्यंजन संधि है ये 3 कंडीशनों में मिलती है। पहली कंडीशन, जब परवर्ण और पूर्ववर्ण दोनों व्यंजन होंगे वहां पर व्यंजन संधि होती है। इसका एक एग्जाम्पल हम जैसे देख सकते हैं, सम धन सार, सम धन सार बराबर संसार। इसमें हमने क्या देखा, ये क्या है, परवर्ण है, ये क्या है, पूर्ववर्ण है। मां, जो मां वर्ण है ये आपका व्यंजन है, सा वर्ण है ये भी आपका व्यंजन है, और ये मिलकर के संसार बनता है। दोनों व्यंजन व्यंजन मिले हैं, इसलिए यहां पर व्यंजन संधि है। दूसरी कंडीशन है, जब व्यंजन के पश्चात स्वर आए। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है जगत धन ईश बराबर जगदीश। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर जो आपका परवर्ण है वो व्यंजन है, जो पूर्ववर्ण है वो स्वर है, इसलिए यहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब इसके पश्चात जो तीसरी कंडीशन है, कौन सी, तीसरी कंडीशन है स्वर, स्वर के पश्चात व्यंजन। देखिए ये बहुत कम अवसर मिलता है जब आपको व्यंजन संधि में परवर्ण स्वर हो और पूर्ववर्ण व्यंजन, तो इसमें भी लेकिन हमें मिलते हैं। और हम क्या देखते हैं, जैसे वि धन छेद विच्छेद, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर देखिए आया है क्या, परवर्ण हमारा ई है, ह्रस्व ई, जो कि अच है, और यहां पर छ आया है, ठीक है। इसलिए जो छ वर्ण है ये व्यंजन है, और इसलिए यहां पर व्यंजन संधि है। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका और है अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनु में भी उ वर्ण आया है ना।
इसलिए यहाँ पर वहां पर भी व्यंजन संधि होगी। ये तीसरी कंडीशन बहुत कम अवसरों पर हमें मिलती है। अब इसके बाद अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, उसमें भी सेम यही कंडीशन। उसमें कैसी कंडीशन है, उसमें परवर्ण जो होगा परवर्ण और पूर्वर्ण से ही होगा, लेकिन परवर्ण क्या होगा, यहां पर विसर्ग होगा। ये इसकी दो कंडीशन मिलती हैं, इसकी ये तीन कंडीशन है, इसकी एक ही कंडीशन है, सॉरी, लेकिन इसकी विसर्ग संधि की दो कंडीशन है। कौन सी, इसमें परवर्ण तो सदैव विसर्ग ही होता है, किंतु पूर्ववर्ण बदल जाता है। ये अच हो सकता है अथवा हल हो सकता है। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे पहला है विसर्ग, विसर्ग के पश्चात अज, तो विसर्ग के पश्चात जब अज आता है तो जैसे है मनः धन अनुकूल, मनः अनुकूल, मनोनुकूल। और इसका दूसरा है जब विसर्ग के पश्चात स्वर आता है तो वो है निष्कलंक, मिलकर आपका होता है निष्कलंक। इस प्रकार आप लोगों ने संधि देख लिया है।